जानती हूँ कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो मुझे लगा कि अगर मेरी सांस इतने ही दिन की लिखी होगी तो फिर मुझे मरने से फायरिंग की आवाज़ आती थी, बम गिरने की आवाज़ें, बम के धमाके की आवाज़ था। कान्हा जी मेरे सामने हैं, मुझे अपने कान्हा जी पर बहुत भरोसा है। हमको लगता था जो पानी अपने घर में इकट्ठा कर ली थी बहुत ज़्यादा, कि 1 महीने तक का, कि शायद हम लोग अगर स्टक हो गया तो उस सिचुएशन में ये काम। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। रूस और यूक्रेन के बीच वार चल रहा है, ऐसे में कई भारतीय स्टूडेंट वहां फंसे हुए हैं। सिवान बिहार के कई सारे स्टूडेंट वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सिवान की एक छात्रा प्रियदर्शना राय, जो DAV कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार की पुत्री है, वो वापस आ चुकी है और यूक्रेन से भारत सरकार के प्रयासों के बाद वो सिवान पहुंची हुई है। वहां MBBS की पढ़ाई करती थी और 5th ईयर में वो MBBS की छात्रा थी और इस वक्त वो सिवान अपने घर सिवान शहर के पंचमंदिरा के पास पहुंच चुकी है। उनके साथ उनकी माताजी भी है, पुष्पलता राय जी, जो काफ़ी खुश है अपनी पुत्री के वापस आने के बाद। तो हम सीधे प्रियदर्शना राय जी से बात करते हैं कि यूक्रेन से वापस आई है, क्या कुछ वहाँ के हालात थे, कैसे वो वापस आई। बिहार न्यूज चैनल टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यूक्रेन और रूस की वार में बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन आप सिवान सकुशल वापस आ गए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू। इसके लिए मैं भारत सरकार को और बिहार सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अगर उन लोगों ने हमारी मदद नहीं की होती तो शायद हम नहीं आ पाते, क्योंकि फ़्लाइट 25 तारीख से बंद थी। एयरपोर्ट जो भी था वो 24-25 से स्टक हो गया था, ना कोई यूक्रेन में आ सकता था ना यूक्रेन से बाहर जा सकता था। तो अगर गवर्नमेंट हमारी इवैक्यूएशन का प्रोसेस नहीं करती तो हम सारे छात्र वहीं पे फंसे रहते। इसलिए मैं गवर्नमेंट को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। रियली मैं इसके लिए बहुत अंदर से ग्रेटफुल हूँ कि गवर्नमेंट ने हमारी मदद की। यूक्रेन में किस जगह पे थी और कहाँ से आपकी पढ़ाई चल रही थी? जी मैं वहाँ पे ओडेसा में थी और मैं ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। 5th ईयर मेरा ये चल रहा था। नेक्स्ट ईयर मुझे डिग्री मिलती 2023 जून में। जो रूस और यूक्रेन के बीच वार हुआ उसके कितने दिन बाद तक आप वहाँ फंसी रही, क्या कुछ परेशानियाँ हुई? जी इसमें तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि वहाँ पे ये वार 24 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 24 फरवरी से, और मैं वहाँ से 28 फरवरी को निकल गई और ये फरवरी का महीना 28 दिन का ही था। तो मैं 4 दिन वहाँ फंसी रही और मैं 3 मार्च को अपने घर सिवान थी 12 बजे दिन। ये 4 दिन वहाँ के जो हालात रहे वो कैसे रहे, क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ सुना? जी 24 फरवरी के पहले तक तो वहाँ पे हालात बिल्कुल नॉर्मल थे। हम लोग जिससे भी पूछ रहे थे, जो वहाँ के सिटीजन्स थे, जैसे डीन हो गई, प्रोफेसर्स हो गए, तो वो लोग बोल रहे थे कि बेटा सब नॉर्मल हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। और हम लोग इंडियन एम्बेसी के भी कांटेक्ट में थे, क्योंकि हम लोग फॉरेन में हैं तो ऑफ कोर्स वही हम लोग के लिए सब कुछ है, इंडियन एम्बेसी। तो वो हम लोग उन लोग के गाइडलाइन का वेट कर रहे थे। तो वहाँ उन लोगों से कोई ऐसा सीरियस ये नहीं हुआ कि हम लोग को वहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम लोग पहले निकल गए होते। बट 24 के बाद 24 तारीख से हालात वहाँ बिगड़ने लगे और 25 को पहली बार मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत रश है। ATM में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जो वहाँ के ग्रॉसरी शॉप्स हैं वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। सब ने ऐसा
स्टॉक जमा करने लगे कि आगे अब क्या हो, मे बी और सिचुएशन वर्स्ट हो जाए। इस वजह से मैं खुद भी राशन पानी अपने घर में इकट्ठा कर ली थी बहुत ज़्यादा, कि 1 महीने तक का, कि शायद हम लोग अगर स्टक हो गया तो उस सिचुएशन में ये काम आए। तो जब आप लोग उस दौरान वहाँ फंसी थी तो बम धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्या कुछ आपने देखा? जी हाँ, मैंने अपने आँख से तो देखा नहीं, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना ज़रूर है आवाज़ें। खुद अपने कान से मुझे वहाँ पे रात भर फायरिंग की आवाज़ आती थी, बम गिरने की आवाज़ें, बम के धमाके की आवाज़ आती थी, बट वो बहुत दूर होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी, इसलिए हम लोग देखे तो नहीं, क्योंकि जैसे मिलिट्री बेस है, आर्मी बेस है, उस पर पहले उन लोगों ने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, तो उन सारे प्लेसेस पे ये बम गिर रहे थे, तो हमें अपने घर तक आवाज़ आती थी बम की। ऐसे में डर तो आप लोगों को लग रहे होंगे? जी, बच्चे तो ऑफ कोर्स बहुत से, अब सबकी अपनी अपनी कॉन्फिडेंस लेवल सबका अलग होता है, तो बहुत बच्चे डरे हुए भी थे, लेकिन मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो मुझे लगा कि अगर मेरी सांस इतने ही दिन की लिखी होगी तो फिर मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए मैं निश्चिंत थी कि अगर मरना ही होगा इसी धरती पे तो फिर उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती, और अगर नहीं मरना लिखा होगा तो मेरे बगल में भी बम गिरेगा तो मैं बच जाऊंगी। फिर उसके बाद आप वहाँ से कैसे निकली, किस तरह से आप इंडिया पहुँची? जी, मैं वहाँ से 28 तारीख को निकली, मालदोवा, ओडिशा से नेबरिंग जो बॉर्डर है वो मालदोवा का बॉर्डर है, वहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है बाई टैक्सी। तो मैं अपने 4-5 दोस्त थे, हम टैक्सी में, हम लोग वहाँ से मालदोवा बॉर्डर निकले, 1.5 घंटे में पहुँच गया। मालदोवा बॉर्डर पे प्रोसेस कराने में थोड़ा टाइम लगा, पासपोर्ट का जो भी चेक इन ये सब होता है, उसके बाद फिर मालदोवा से हम 2-3 घंटे बाद मालदोवा कैपिटल पहुँच गए, चिस्नाव। वहाँ पे हम स्टे किए, 28 को पहुँचे थे, वहाँ पे हम चिस्नाव में स्टे किए, और हम चिस्नाव से शाम के 4 बजे रोमानिया के लिए निकले। ये जो स्टे किया फिर अपने रोमानिया के निकले, तो इसमें भारत सरकार का कितना सहयोग रहा, या फिर खुद के खर्चे से आप लोग वापस आए? जी नहीं, हमारा खुद का खर्चा सिर्फ ये था जो हम अपने घर से टैक्सी से मालदोवा बॉर्डर तक गए थे, सिर्फ वही हमारा जो भी लगा टैक्सी का। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग। मैं यहाँ जी भारत सरकार, बिहार सरकार, उन लोगों की मदद से मैं घर तक आई। उसके बाद मेरा कोई पैसा नहीं लगा। रोमानिया से कैसे आई आप? जी, रोमानिया से हम लोग, रोमानिया बुचारेस्ट हम लोग गए, जो कैपिटल है रोमानिया का। तो हमने डायरेक्ट ये डिसाइड किया हम बच्चों ने कि हम डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएंगे, हम शेल्टर नहीं जाएंगे, क्योंकि शेल्टर जाते तो हमें भी नहीं पता था कि हमें वहाँ कितने दिन स्टे करना पड़ता, क्योंकि बहुत बच्चे थे। तो हम बच्चों का ये एक राइट डिसीजन, हमारा राइट डिसीजन कहें या फिर ये ऊपर वाले की कृपा कहें, कि उन्होंने हमें ऐसा लगा कि हमें डायरेक्ट एयरपोर्ट जाना चाहिए। तो हम वहाँ के क्वांडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बुचारेस्ट में, वहाँ पे हम गए, और वहाँ से हमें 3-4 घंटे के अंदर फ्लाइट मिल गई। हमें कहीं रुकना नहीं पड़ा, बस हम वही मालदोवा में जो 1 दिन से भी कम ही कहेंगे कि हम लोग रुके मालदोवा में, उसके बाद कहीं नहीं रुकना पड़ा। MBBS की पढ़ाई करती थी, डिग्री मिलने में मात्र 1 वर्ष रह गए थे, ऐसे में ये युद्ध हुआ, उसके बाद से आप लोगों की पढ़ाई पे कितना कुछ असर पड़ेगा? जी, पढ़ाई पे तो बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि अभी युद्ध तो 24 तारीख से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट 1-2 महीने से चल रहा था, तो थोड़ी बहुत तो दिमाग में रहता ही है कि क्या होगा। बट हम बच्चों ने उस टाइम ये सोचा कि इन सब मैटर पे हम ध्यान नहीं देंगे, अपनी स्टडीज़ पे कंटिन्यू करते हैं, जो होना होगा वही होगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अभी ये ट्रैवल के दौरान बहुत सारी चीज़ें, या फिर वहाँ पे भी बहुत मेंटल स्ट्रेस तो था ही, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं था। उसमें अब पढ़ाई नहीं चल रही थी हम लोगों की, ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस जो भी थोड़ी बहुत थी। तो हम वहाँ पे ये थे कि खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ अच्छा बना के खा लेते थे, कि चलो कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे तो कुछ अच्छा कर लें, या फिर अच्छी मूवीज़ जो है मोटिवेशनल मूवीज़ वो हम लोग देख रहे थे। जैसे मैंने खुद पूरब पश्चिम जो मैं नहीं देखी थी वो देखी मैंने इस दौरान, मदर इंडिया जो मूवी है 90s की, ये सारी मूवीज़ देख रहे थे हम लोग। तो अभी क्या लगता है, पढ़ाई के बारे में क्या कुछ सोचती है?
जी अभी हमारी पढ़ाई तो परसों से ऑनलाइन स्टार्ट होगी, वेडनेसडे से, और उसके बाद अब ऑनलाइन ही होगी, बट ये कब तक होगी ये हमें नहीं पता। ऑफलाइन में अंतर तो जी ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस है। ऑफलाइन में हम लोग डायरेक्ट जाके इंटरेक्शन करते हैं, पेशेंट से भी मिलने का मौका मिलता है उस दौरान, बट ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम और प्रोफेसर ही रहते हैं। और ऐसे ही तो अब क्या कर सकते हैं जब ऐसी सिचुएशन है। तो अगर हालात सुधरने के बाद दोबारा आपको यूरोप जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं इंडिया मेरा देश है, मैं यहाँ पे पली बढ़ी हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे रहना, जब मैं 5-6 साल हो चुके हैं मुझे वहाँ रहते हुए, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी लगती हैं, क्योंकि इन 6 सालों में मैं कभी कोई हॉर्न नहीं सुनी, कोई मतलब व्हीकल की वहाँ पे बैन है, आप हॉर्न नहीं बजा सकते, वहाँ पे 0 एयर पॉल्यूशन, मतलब सब कुछ बहुत क्लीन एंड क्लियर है, शांति बहुत है, सारी चीज़ें रूल और रेगुलेशन से होती हैं, तो इसलिए जाना पसंद करेंगे। और पढ़ाई भी अच्छी है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि पढ़ाई वहाँ की अच्छी नहीं है। वहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे यूएसएमली निकाले हैं, प्लैब निकाले हैं, यूकेएमली निकाले हैं, तो बच्चे वहाँ मेरी यूनिवर्सिटी से अमेरिका भी जाते हैं आगे की पीजी करने या फिर वहाँ सेटल होने, कुछ लंदन जाते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ से। तो यूनिवर्सिटी वो बच्चे पे डिपेंड करता है, तो ऑफ कोर्स मैं जाना चाहूँगी। क्या कुछ मांगे रहेंगी आपकी भारत सरकार से? जी मैं ये चाहूँगी कि हमारे इंडिया में बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम हैं, और रिजर्वेशन भी थोड़ा बहुत है। खैर इस पे मैं नहीं बात करना चाहूँगी, तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अब उसमें बच्चे का या तो प्रिपरेशन बोले या जो भी बोले लक कहें, जो अच्छे बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब उसका रीज़न क्या है, इस पे गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए और मेडिकल कॉलेजेस खोलने चाहिए, क्योंकि हम 20,000 बच्चे यूक्रेन में हैं सिर्फ मेडिकल के। तो मैं चाहती हूँ कि जो डिज़र्विंग हैं, जो रियली डिज़र्व करते हैं डॉक्टर बनना, उनके लिए मतलब उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़े, उन्हें आगे जाके जैसे अगर उनका इंडिया में हो जाता है, जो रियली डिज़र्विंग हैं, जिनके और स्कूलिंग में अच्छे परसेंटेज थे, बस थोड़ा सा के लिए बच्चे रह जाते हैं, तो उन्हें भी जाना पड़ता है। बहुत से बच्चे हैं जिनका बहुत क्लोज बॉर्डर तक जाके, जैसे नीट की जो भी है मार्क्स, बॉर्डर तक जाके फिर भी उनका ड्यूरिंग सिलेक्शन रह जाता है जब सारे प्रोसेसेस चलते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि और मेडिकल कॉलेजेस खुलें इंडिया में, क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत कमी है। चलिए इनकी माता जी है, हम उनसे भी बात करते हैं। पुष्पलता जी जो इनकी माता जी है उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगी, आपकी बेटी सकुशल वापस आ गई है? मेरी बेटी सकुशल घर आ गई, बहुत बहुत खुशी हो रही है। नहीं ये वहाँ थी तो बोलती थी कि आने में भी 8 दिन लग जाएंगे, तो हम एकदम हदस जाते थे। वैसे हमको वहाँ थी तो चिंता नहीं थी, हमको लगता था मेरे कान्हा जी सब ठीक करेंगे। जब आने की बात होती थी तो हमको लगता था 8 दिन लगेंगे तो कैसे, कहाँ रहेगी, कब आएगी, कैसे आएगी, लेकिन ये चौथे दिन घर आ गई। तो जो वार चल रहा था, ऐसे में वार के बीच आपकी बेटी उस देश में थी, तो कितना कुछ डर लगता था आपको? हमको डर नहीं लगता था, कान्हा जी मेरे सामने हैं, मुझे अपने कान्हा जी पर बहुत भरोसा है। हमको लगता था, हमको डर नहीं लगता था, कान्हा जी मेरे सामने हैं, मुझे अपने कान्हा जी पर बहुत भरोसा है। हमको लगता था जो होगा सब ठीक होगा। और लोग हमसे बताते थे, जैसे मेरे भाई लोग हुए, मेरी बुआ जी लोग, रिलेशन के लोग, तो हम इससे बात कर लेते थे। दिन में 4 बार हम इससे कम से कम वीडियो कॉल करके बात करते थे, इसलिए हमको बहुत तसल्ली होती थी कि तू खुश है। और लोग ऐसे ही फेक न्यूज़ बता रहे हैं। क्या कहेंगी भारत सरकार के बारे में? बहुत जो बहुत धन्यवाद देंगे। मेरी बेटी एक तो सकुशल आ गई, और उन्होंने बहुत बड़ा मतलब वो उठाया कि एक पैसा भी किसी स्टूडेंट का नहीं लगा, किसी बच्चों का नहीं लगा, और घर तक सकुशल आ गए बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे मोदी और योगी जी को कि बच्चे अच्छे से आ गए। चलिए, तो ये प्रियदर्शना राय जी है जो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करती थी और अब सकुशल घर वापस आ गई है। इनके आने से घर में जो इनके परिवार वाले हैं वो काफ़ी खुश है और भारत सरकार को बधाई दे रहे हैं। सहयोगी परवेश के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।
बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।